हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका बीएससी प्रो क्लासेज पर, है ना। तो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था क्या, ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग समीकरण और ब्रेग डिफ्रैक्शन के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की थी, है ना। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो ब्रेग इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया था, ब्रेग इक्वेशन जो निकाला था वो किसके लिए निकाला था हमने, प्लेन्स के लिए। किसके लिए? प्लेन्स के लिए, प्लेन्स के लिए, है ना। वो जो इक्वेशन था किसके लिए था, प्लेन्स के लिए था। समतलों की बात कर रहा था वो, जो क्रिस्टल में जो प्लेन होते हैं उनसे किस प्रकार से हमारे जो एक्सरे होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, किस प्रकार से वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे, अभी जो हम बात करेंगे, प्लेन वाली बात ब्रैग ने दी थी। ये वाली जो बात है अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्या, लाउएस इक्वेशंस, लाउएस इक्वेशंस। जैसे ब्रैग इक्वेशन था, जैसे ब्रैग इक्वेशन था, वैसे ही वैसे ही ये इक्वेशन भी आपसे पूछा जाता है। कौन सा? लाउएस इक्वेशन या लाउएस समीकरण। लाउए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एक समीकरण दिया था, है ना। और ये जो समीकरण है ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि आपका जो विवर्तन था, आपका जो डिफ्रैक्शन था, वो अब किससे हो रहा होगा, परमाणुओं से हो रहा होगा, विशेष परमाणुओं से हो रहा होगा, है ना। हमारा जो ब्रैग इक्वेशन था, ब्रैग डिफ्रैक्शन था, ब्रैग विवर्तन था, वो किस में हो रहा था, समतलों के बीच में हो रहा था, तलों के बीच में हो रहा था, है ना। जो क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच में हो रहा था। और जो लाउएज जो इक्वेशंस है, लाउए ने जो इक्वेशन दिया वो किसके लिए दिया, पार्टिकुलर परमाणुओं के लिए, यानी कोई निश्चित परमाणु होंगे और वो जो डिफ्रैक्शन था, जो हमारी एक्सरे थी, वो किससे डिफ्रैक्ट होंगी, अब परमाणुओं से होंगी। किससे होंगी? परमाणुओं से होंगी, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं हम। तो लाउए ने जो समीकरण दिया था, आपसे पूछा भी जा सकता है कि लाउए का कथन लिखिए या लाउए इसका जो स्टेटमेंट है वो दीजिए, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाउए का जो इक्वेशन है वो लिखिए। तो हम यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे। तो एक्सरे विवर्तन को समझने के लिए लाउए के समीकरण याद किए जाते हैं। लाउए के अनुसार एक्स किरणें एक विशेष परमाणु से विवर्तित होती हैं, जबकि ब्रैग के अनुसार एक्स किरणें तल से विवर्तित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा विवर्तन हो रहा होगा वो किसके किससे हो रहा होगा, परमाणुओं से। किससे? परमाणुओं से। यानी कि वहां पर जो तल बनाए थे हमने इस प्रकार से, इस प्रकार से विवर्तन में एक्स ब्रैग डिफ्रैक्शन में, यहां पर ये कार्य कौन करेगा, ये अणु करेंगे, ये अणु करेंगे। ये मैंने दो अणु बना लिए, इस प्रकार से अब विवर्तन होगा। यहां से एक्सरे आ रही होगी, है ना, यहां से एक्सरे आ रही होगी, ठीक है। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम, और डायग्राम के माध्यम से हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें क्या है कि मैंने दो अणु ले लिए। क्या ले लिए? दो कोई अणु ले लिए। और ये जो दोनों अणु हैं क्रिस्टल तल पर बात कर रहे हैं हम इनकी, क्रिस्टल तल पर इस प्रकार से, है ना। ये दो अणु हैं और ये क्या है, क्रिस्टल तल है। सपोज करो इस प्रकार से, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ये कोई क्रिस्टल तल होगा, ठीक है। ये क्रिस्टल तल था, ये भी एक क्रिस्टल तल था, है ना, ठीक है। और इन दोनों जो परमाणु हैं, ये जो दोनों परमाणु हैं, इनके बीच का जो स्थिति सदिश है, क्या स्थिति सदिश, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, आर वेक्टर। क्या बोल देता हूँ? आर वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो वेक्टर है, डिस्टेंस है, उसको मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मैं इन पर क्या डालता हूँ, एक्सरे डालता हूँ। क्या डालता हूँ? एक्सरे डालता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पर एक्सरे इंसिडेंट करवाई, एक्सरे इंसिडेंट करवाई। और सपोज करो ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, आई डायरेक्शन से। कौन सी दिशा से आ रही है? आई दिशा से आ रही है, ठीक है। और ये कहाँ डिफ्रेक्ट हो जाती है? एस कैप डायरेक्शन में, है ना। कोई रैंडम डायरेक्शन हमने ले ली, और जो डायरेक्शन होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, जे कैप, ऐसी कोई रैंडम डायरेक्शन क्या है, एस कैप है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ से चली गई, ठीक है। एक और इसके पैरेलल एक रे और आ रही होगी, है ना, एक्स रे। तो वो भी इस प्रकार से यहाँ पर आई और इस प्रकार से यहाँ से क्या हो गई, डिफ्रेक्ट हो गई, ठीक है। ये भी एस्केप डायरेक्शन है, दोनों पैरेलल हो गई, दोनों पैरेलल ही आई थी, है ना। तो ये दोनों जब पैरेलल आई होंगी, तो ये अब ये जो डिफ्रैक्शन हुआ है ये किससे हुआ है, इन परमाणुओं से हुआ है, ना कि प्लेन से। यही इसमें बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन हो रहा है लाउएस इक्वेशन के लिए, इसको बोलते हैं लाउएस डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, अब डेफिनेटली जब ये दो अलग अलग परमाणुओं से रिफ्रैक्शन हुआ होगा, तो इन दोनों जो किरणें हैं, ये दोनों जो हमारी किरणें हैं, इनके बीच में क्या आया होगा, पाथ डिफरेंस आया होगा। क्या आया होगा? पाथ डिफरेंस आया होगा, पाथ या पथांतर, है ना, पथांतर आया होगा।
पथांतर क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, है ना। और ये पथांतर आया, उसकी वजह से ये फिर आगे चल के क्या होंगी, अध्यारोपित होंगी, और अध्यारोपित होंगी तो उसके बाद क्या होगा, व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण के कारण क्या मिलेगा, हमें फिर से वही पैटर्न मिलेगा, है ना। तो देखो यहां पर अगर हमें वही संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करना है ना, जैसे हमने ब्रैग इक्वेशन में किया था, तो पहले सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पथांतर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो पथांतर के लिए हम क्या करते थे, पथांतर के लिए हम क्या करते थे, एक क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। तो इस वाले मैंने जो एटम था इसको नाम दे दिया P1, और इसको क्या नाम दे दिया, P2, ठीक है। और मैंने एक परपेंडिकुलर किस पे डाला, इस वाले रे पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है इस वाले रे पर, ये है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, है ना। और ये एंगल कितना बन रहा होगा यहाँ पर, 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना, 90 डिग्री। आ गई बात समझ में। और ये जो परपेंडिकुलर डाला है इसको मैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, और इसको नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, एन दे दिया इसको, सपोज करो एन। ये जो यहाँ पर डायग्राम बनाया ना, ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा है, तो मैंने इसको इस प्रकार से और बना दिया, ठीक है। ऐसे मैंने इंसिडेंट की लाइट और इस प्रकार से डिफ्रेक्ट हो गई, ठीक है। और दूसरा, तो ये जो यहाँ तक, यहाँ से पहले तो दोनों लाइनें बराबर आ रही थी, तो देखो ये वाली लाइन यहाँ से इतनी अधिक चली, तो इन दोनों के जो पथ जो इन दोनों का जो रास्ता था उसमें कितना डिफरेंस आया, इसको बोल देते हैं अपन डेल्टा, है ना, क्या बोलते हैं, डेल्टा 1 बोल देते हैं इसको, है ना। और देखो अब यहाँ से आगे जैसे और ये चली, तो देखो ये वाली तो यहीं से मुड़ गई, लेकिन ये वाली इतना और चली, है ना। तो इन दोनों को साथ में लाने के लिए यहाँ पर भी एक क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर और डाल दिया, और इसको नाम दे दिया क्या मैंने, एम। क्या नाम दे दिया, एम, ठीक है, नाम दे दिया एम, दो परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ तक दोनों रेखाएं बराबर आ रही थी, और यहाँ से बाद में बराबर गई, दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना आ गया, डेल्टा, तो ये वाला डिफरेंस, है ना। तो ये जो डिफरेंस आए हैं इन दोनों के बीच में फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे, जो पथांतर डेल्टा है वो कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये डेल्टा 2 और डेल्टा 1 क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है भाई, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो मैंने क्या किया, ये वाला जो एंगल इसके बीच में जो बन रहा था इसको मान लिया क्या, सपोज करो फाई मान लेता हूँ, है ना, क्या मान लेता हूँ, फाई। और इस वाले एंगल को भी क्या मान लेता हूँ, फाई। केवल मान रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है ना, आगे पता चलेगा क्यों मान रहे थे हम, है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डेल्टा 1 कैलकुलेट करेंगे, तो कौन सा ट्राइंगल यूज लेंगे हम, PN और P2, तो ट्राइंगल PN और P2 से, इस वाले ट्राइंगल से। तो देखो भाई ये थीटा है, और इसके सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, है ना। और ये क्या हो गया हमारा आधार, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया R, तो ये हो गया कर्ण। तो एक रिलेशन होता है कोस थीटा का, है ना। तो थीटा कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ये फाई वाला। तो देखो कोस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार क्या होता है, L/K, है ना, लाल बटा कक्का यूज करते हैं हम अक्सर, है ना। तो देखो कॉस के हिस्से में कौन आ रहा है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर, देखो थीटा के सामने वाले जो लंब हो रही है हो गया आधार, तो आधार क्या हो गया हमारा, डेल्टा 1 अपॉन, और कर्ण क्या हो गया हमारा, आर वेक्टर, या आर बोल दो इसको, मैग्नीट्यूड को, है ना। तो देखो यहाँ से आगे जब इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ से डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो गया, आर कोस फाई, आर कोस फाई, ठीक है, मिल गया। अब देखो ये जो आर कोस फाई था इसको मैं किस में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, अगर मैं क्या करता हूं, आर वेक्टर डॉट आई कैप वेक्टर करता हूं, है ना। ये अपनी इक्वेशंस की जो कैलकुलेशन है उसको आसान बनाने के लिए हम ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मैं आर वेक्टर और डॉट आई कैप करता हूं, तो इन जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आता है, मोड ऑफ आर वेक्टर, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है आर, और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है आई कैप, और कोस फाई, दोनों के बीच में अगर एंगल क्या है फाई है तो, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होता है, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है ना। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 1, तो इसकी जगह पर अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो देखो क्या आएगा मेरे पास, आर कॉस फाई, है ना। और देखो ये जो आर कॉस फाई है, ये आर कॉस फाई है किसके इक्वल है, डेल्टा 1 के। तो मेरे को इस डेल्टा 1 की जो वैल्यू है, ये जो डेल्टा 1 की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी,
आर वेक्टर डॉट आई कैप के, है ना। तो ये जो आर वेक्टर है मेरा, आर वेक्टर डॉट आई कैप है, ये किसके इक्वल आ गया मेरा अब, आर कॉस फाई, और किसके इक्वल आ गया, डेल्टा वन के लिए, है ना। तो मेरे पास किसकी वैल्यू मिल गई, मेरे को डेल्टा वन की वैल्यू तो मिल गई, है ना। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, ये जो ट्राइंगल है कौन सा लूंगा, P1 P2 और M। तो ट्राइंगल P1 P2 M से, है ना, ट्राइंगल P1 P2 M से क्या निकालूंगा मैं, cos फाई निकालूंगा। इसके लिए जब मैं cos फाई कैलकुलेट करूंगा तो cos फाई के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या कर्ण। तो डेल्टा टू अपॉन आर वेक्टर, तो अपॉन आर, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos फाई इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन आर। तो सिमिलरली जो मैंने यहाँ पर किया था, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकाला था, तो यहाँ पर देखो इधर से जब ये रे यहाँ पर आ रही थी तो इन दोनों के बीच में जो एंगल था किस किस के बीच में था, आई कैप के बीच में और आर के बीच में, ठीक है। अब ये जब वापस डिफ्रैक्ट हो रही हैं तो यहाँ पर जो एंगल है ये किस किस के बीच में, आर के और एस, ये एस कैप डायरेक्शन है ना। तो मैं यहाँ पर है, अब कौन सी डायरेक्शन ले लूंगा, जैसे यहाँ पर आर वेक्टर डॉट आई कैप ली थी, जैसे कि यहाँ पर क्या ले लूंगा, आर वेक्टर डॉट एस कैप। तो मैंने क्या ले ली, आर वेक्टर डॉट एस कैप, ठीक है। और यहाँ पर एस कैप की वैल्यू मैंने क्या रख दी, वन रख दी, क्योंकि यूनिट वेक्टर था, है ना। एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई मेरे को, डेल्टा टू की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, ठीक है। इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो आर वेक्टर एस कैप माइनस आर वेक्टर आई कैप, ठीक है। आर मैंने क्या ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया, है ना। तो कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचा, एस कैप माइनस आई कैप, ये क्या है, दो यूनिट वेक्टर्स का क्या है, डिफरेंस है ना। तो मैं इसको भी एक वेक्टर दे देता हूँ, है ना। जब दो यूनिट वेक्टर्स को या दो दिशाओं को घटाया जाए, दो दिशाओं को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, तो भी हमें क्या मिलेगी, एक वेक्टर ही मिलेगी, है ना। तो मैंने उस वेक्टर को क्या दे दिया, नाम एस दे दिया, मान लिया मैंने कि एस कैप माइनस आई कैप क्या है, मेरा एस है। तो इस जगह पर मैं जैसे इस पर एस पुट करूंगा तो मेरा ये जो इक्वेशन है क्या चेंज हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब भाई साहब यहाँ पर अपन ने ये एस वेक्टर लिख तो दिया, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इसकी जो वैल्यू है उसको मैं क्या करूंगा, अब कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। तो देखो एस वेक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। एस वेक्टर है तो एस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा एस, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो मेरा सपोज करो ये पार्टिकल था, इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ रही थी, एक रे आ रही थी, और उस कौन सी डायरेक्शन से आ रही थी, आई कैप डायरेक्शन से आ रही थी, है ना, आई कैप डायरेक्शन से आ रही थी। और वो जा आ रही थी, एस कैप डायरेक्शन में जा रही थी, कहाँ जा रही थी, एस कैप डायरेक्शन में जा रही थी। ये बात आ गई समझ में। सपोज करो ये एक वेक्टर था, है ना, क्या था एक, इसको मैं एस वेक्टर मान लूँ और इसको क्या मान लूँ मैं, आई कैप वेक्टर मान लूँ, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और ये किस पर बन रहा था, ये पूरा एक प्लेन पर बन रहा था, ये सारी प्रोसेस किस पर हो रही थी, एक प्लेन पर हो रही थी, है ना, प्लेन ही तो था जो अपन ने दिखाया नहीं था। और इसके बीच में कितना एंगल बना था, थीटा, क्योंकि थीटा पर क्या हुई थी, इंसिडेंट हुई थी, है ना। थीटा पर इंसिडेंट हुई, थीटा पर डिफ्रेक्ट हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। अब देखो यहाँ से आगे क्या हुआ, मैंने क्या किया, मेरे को क्या चाहिए, एस वेक्टर, और एस वेक्टर क्या था मेरा, एस वेक्टर इक्वल टू क्या था, एस के क्या था, एस कैप माइनस आई कैप, है ना। तो एस कैप में से आई कैप क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, है ना। तो कोई ना कोई ऐसा रूल लगाओ आप कि एस कैप माइनस आई कैप की वैल्यू क्या आ जाए, एस वेक्टर आ जाए, ठीक है। तो देखो ये तीन जो वेक्टर हैं क्या है, एस वेक्टर इक्वल टू एस कैप माइनस आई कैप। अब मैं अगर इस आई को इधर भेज दूं तो देखो एस वेक्टर प्लस आई कैप इक्वल टू एस कैप। और देखो अपन जब दो वेक्टरों का जब सम करते हैं, दो वेक्टरों को जब ऐड करते हैं, है ना, जोड़ते हैं, तो किसका यूज करते हैं हम, ट्रायंगल रूल का, ट्रायंगल रूल, है ना। 11 12 में आपने खूब पढ़ा है। तो मैं ये जो डायग्राम है इसको इस प्रकार से सेट करूंगा कि ये एस वेक्टर प्लस आई वेक्टर आई कैप इक्वल हो जाएगा इसके एस कैप के, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो मैं क्या करता हूं, ये जो आई कैप है इसको क्या बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, कहाँ बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बढ़ाया, आई कैप को आगे बढ़ाया, और बढ़ा सकते हैं अपन, ये नियम भी कहता है अपना, है ना, किसी भी वेक्टर को अपन आगे बढ़ा सकते हैं बगैर उसकी दिशा चेंज किए। तो मैंने इसकी डायरेक्शन तो चेंज की नहीं, इसकी डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगी, आई कैप ही रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये हो गई आई कैप, ये हो गया एस कैप, ठीक है। तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, एस वेक्टर प्लस आई कैप वेक्टर। और दो वेक्टरों को कब ऐड कर सकता हूं मैं, जब उसका हेड टू हेड क्या करे, हेड और टेल क्या करें, जुड़ रही हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को किस में ऐड करना है, एस वेक्टर में ऐड करना है ना। और क्या ऐड करना है, आई कैप। तो आई कैप तो ये है, तो मैं एक वेक्टर और बना दूंगा, क्या बना दूंगा, एक वेक्टर और बना दिया, जिसका नाम दे दिया मैंने क्या, एस वेक्टर। क्या दे दिया, जिसका नाम मैंने एस वेक्टर, ठीक है। अब देखो इस आई कैप को जोड़ सकता हूं मैं किसमें, आई कैप प्लस एस वेक्टर कर सकता हूं, एस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस। दो वेक्टर जिनके हेड और टेल मिल रहे हों वो तीसरी भुजा के क्या होंगे, तीसरी भुजा के क्या होंगे, ऐड के बराबर होंगे। त्रिभुज नियम जानते हो आप, है ना। तो त्रिभुज नियम से ये प्रूफ हो गया। पहले तो ये डायग्राम अपन ने फिक्स कर लिया, ठीक है भाई, चलो, है ना। अब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए थी, क्या वैल्यू चाहिए थी मेरे को, एस वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, है ना। ये जो एस वेक्टर मेरे पास आया था इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बना। तो देखो अब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इसको बिल्कुल बीच में से काट रहा होगा, है ना। तो मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या ले लूँ, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या ले लेता हूँ मैं, एस ले लेता हूँ, है ना। एस क्या है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, SY2। और ये भी क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, SY2 लिख सकता हूँ मैं। देखो दो भुजाओं में इसको अगर देखो इसकी लेंथ, क्योंकि जो किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो इसका हाफ मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर, और इसका भी हाफ मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो देखो ये वाला जो पॉइंट था मेरा क्या था, P, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, Q, या फिर O ले लेता हूँ इसको, और इसको ले लेता हूँ क्या, R, है ना। तो देखो ट्रायंगल POR से, है ना, ट्रायंगल POR से, ठीक है, समझने के लिए ये बात है ना। तो देखो अपन को ये वाली पता है, ये एस कैप है ना। और ये इससे कोई अपन को लेना देना नहीं है, ये अपन को थीटा मालूम है और ये वाली डिस्टेंस मालूम है अपन को क्या, एस वेक्टर बाई 2, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया क्या, कर्ण। अगर इसको मैं ट्रायंगल मान लूँ, कंप्लीट ट्रायंगल मान लेता हूँ इसको मैं, है ना। ये तो हो गया क्या कर्ण, ये हो गया क्या परपेंडिकुलर, और ये हो गया क्या बेस। तो देखो तीनों में एक रिलेशन होता है क्या, जब थीटा गिवन हो तो साइन थीटा अपन कैलकुलेट करें अगर, तो साइन थीटा क्या होता है, एल क्या है इसका, परपेंडिकुलर क्या है, लंब। तो मैंने लंब की वैल्यू लिख दी, है ना, परपेंडिकुलर लिख दी SY2, ठीक है। बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण क्या है, अब ये एस वेक्टर है तो इसका जो लेंथ होगी इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ, तो इसका एस कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एस कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस प्रकार से होगा। और देखो यूनिट वेक्टर है, ये कैप लगी हुई है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस कैप का मैग्नीट्यूड लिखो, और देखो ये किसके इक्वल हो जाएगी फिर, एस कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो मैं 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा जो वैल्यू है y2, ठीक है। अब अपन को जरूरत किसकी थी, इसकी, है ना। तो मेरे को ये तो मिल गया। तो देखो क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ एस बाई 2। तो मोड ऑफ एस क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। तो देखो अपना जो तीसरा जो वेक्टर था एस कैप, जो अपन मानकर चल रहे थे यहाँ पर, क्या माना था, एस कैप माइनस आई कैप, जो एस वेक्टर था उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, 2 sin थीटा। तो आगे से हम जहाँ पर भी अपन को मैग्नीट्यूड रखना होगा एस का, तो अपन किसको रखेंगे, 2 sin थीटा को, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो भाई। तो यहीं पर वही प्रोसेस पूरी की है, आई कैप आ रही थी, एस कैप जा रही थी, इसका मैग्नीट्यूड हाफ SY2 ले दिया, इसका हाफ SY2 ले दिया, और पहले ट्रायंगल रूल लगाया, तो ट्रायंगल रूल से अपन ने सेट कर लिया अपना डायग्राम, ठीक है। और फिर अपन ने क्या निकाली वैल्यू किसकी, मोड ऑफ एस की, ठीक है। तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, 2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो आपको प्रूफ करके बता दिया। अब जो नई बात आती है, ये बात तो यहाँ तक अपन ने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, कि आपका जो पथांतर था वो कितना आ रहा था, पथांतर कितना आ रहा था भाई अपना, आर वेक्टर डॉट एस कैप, एस वेक्टर। और इस एक्स वेक्टर का भी अपन ने क्या निकाल लिया था, मैग्नीट्यूड निकाल लिया था, है ना। कितना निकाला था एस वेक्टर और 2 sin थीटा। तो वैसे ये बात तो आपने कैलकुलेट कर ली, लेकिन ये की क्यों है। तो देखो अपन क्या कर रहे थे, अपन को क्या प्राप्त करना है, व्यतिकरण प्राप्त करना है ना। समपोषी व्यतिकरण, कौन सा, समपोषी व्यतिकरण।
है ना, समपोषी व्यतिकरण और विवर्तन भी, है ना, और विवर्तन, ये दो ही चीजों से खेल रहे हैं अपन, है ना। तो एक शर्त होती है विवर्तन के लिए, क्या शर्त होती है कि वैसा आपका जो पथांतर है ना और कलांतर है, दो चीजें होती हैं, एक तो कलांतर होता है, कलांतर, कलांतर और आपका जो पथांतर होता है इसमें क्या रिलेशन होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या, पथांतर, क्या, पथांतर। और ये कलांतर और पथांतर क्या होते हैं, पथांतर यानी पथों का अंतर, है ना, और कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कलाओं में अंतर, है ना। अपना जो एंगल होता है फाई या फिर कुछ भी थीटा, तो थीटा में जब थीटा 2 माइनस थीटा 1 करें अपन, जो अगर थीटा अपना चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या अपन, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस और अपना जो पथांतर होता है इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन क्या बोलते हैं अपन, कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो पाई इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा, है ना। तो यही सारी वैल्यू अपन कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने जो फाई लिखा, फाई में क्या रख दिया मैंने, जो अपने पथांतर की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर दी, क्या कर दी, पुट कर दी। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। अब एस वेक्टर के पास अपन को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अपन ने ये सारी चीजें पता कर ही ली, है ना, ठीक है। तो देखो अब ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर में क्या तीनों चीजें छिपी हुई होंगी, क्या, ए वेक्टर भी छिपा होगा, बी वेक्टर भी छिपा होगा, सी वेक्टर भी छिपा होगा, है ना। अगर अपना जो क्रिस्टल है, अपना जो क्या है, जालक है, लैटिस है, लैटिस की जो लैटिस कांस्टेंट है वो क्या हो, अगर ए बी और सी हो, तो ए बी सी के लिए, अब अपन ये तो किसी रैंडम के लिए लेके चल रहे थे, तो ए बी सी के लिए करेंगे तो आर की जगह पर क्या कर देंगे हम, ए बी और सी कर देंगे, है ना। तो देखो इस प्रकार से अपना जो क्रिस्टल था, है ना, इसमें ए तो अपन ये वाली भुजा मान के चल रहे थे, बी इसको ये वाली को और सी इस वाली को, है ना। तो हो सकता है किसी भी अलग अलग, ये वाला प्लेन, ये वाला हो सकता है इस वाले प्लेन से डिफ्रैक्शन हो सकता है इस वाले से डिफ्रैक्शन हो सकता है इस वाले से डिफ्रैक्शन हो। तो अपन के लिए तो तीनों के लिए क्या चाहिए, पता वो क्या चाहिए अपन को, फेज डिफरेंस चाहिए तीनों के लिए। तो तीनों के लिए फेज डिफरेंस चाहिए तो अपन को तो क्या करना है, तीनों के लिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्या रख रहा हूँ, फाइव इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और क्या था अपना, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना, ये तो था अपना, चलो ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए, अलग अलग प्लेन के लिए चाहिए, है ना। तो अलग अलग प्लेन के लिए चाहिए तो आर की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, सब कुछ करूँ, मेरे को ए प्लेन के लिए चाहिए, है ना, ए के लिए चाहिए, ए वाली जो इसकी भुजा है अपनी उसके लिए चाहिए। तो उसका क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और देखो आर वेक्टर की जगह पर क्या रख दूंगा मैं, ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली मैंने किसके लिए रख दिया, बी वेक्टर के लिए लिख दिया, तो 5 ही आ गया मेरा, इसी प्रकार से क्या आ गया, 5 ही आ गया, 2 पाई लैम्डा अपॉन बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। और इसी प्रकार से मैंने किसके निकाल दिया, तीसरी प्लेन के लिए या फिर तीसरी भुजा के लिए, ठीक है। तो देखो सी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यहाँ तक तो बात आ गई समझ में, कुछ नहीं, मैंने क्या निकाल दिया, पथांतर निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया मैंने, फेज डिफरेंस, क्या निकाल दिया, फेज डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। अब फेज डिफरेंस निकाल दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। अब ये जो फेज डिफरेंस है ना, ये जो फेज डिफरेंस है ये किसके इक्वल होता है हमेशा, जो अपना फाई है वो किसके होता है, 2 पाई इंटू पूर्णांक, किसके, 2 पाई इंटू पूर्णांक के, इंटीजर के 2 पाई का मल्टीपल होता है ना। फेज डिफरेंस की एक शर्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो फेज डिफरेंस आए हैं तीनों, वो भी किसी ना किसी इंटीजर के बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि मेरा जो 5 है 5 है वो क्या है, फेज डिफरेंस है, और मेरा जो एच है, के है और एल है, एच डैश के डैश और एल डैश, ये क्या है मेरे पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। वहां पर अपन जो मिरर इंडिसेस मान रहे थे ना, वो इनके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल है ना। मान लिया जो अपना एच था उसके प्रोपोर्शनल क्या है, एच डैश, के था उसके प्रोपोर्शनल क्या है, के डैश, और एल था उसके प्रोपोर्शनल क्या है, एल डैश। ये कुछ नहीं, मैंने क्या मान लिए, पूर्णांक, कंप्लीट नंबर, इंटीजर मान लिए ये, ठीक है, माना है केवल, ठीक है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में जब मैं रिलेशन लिखूंगा
इस वाले फॉर्मूले में जब रिलेशन लिखूंगा तो किस प्रकार से लिखूंगा, देखो यहाँ पर लिख के देख लो। देखो फाई ए के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई। अब फाई वन के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, H1 ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर ए था। देखो फाई वन के लिए ए ले रहा था ना मैं, फाई ए वाला जो प्लेन है उसके लिए क्या लूंगा मैं, एच लेता हूँ। तो यहाँ पर एच डैश ले लिया, क्योंकि मेरा जो एच है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एच डैश के, है ना। इसी प्रकार से मैं फाई टू ले लेता हूँ या फाई भी ले लेता हूँ, तो 2 पाई के डैश। और तीसरा क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, ये हो जाएगा क्या मेरा पाई सी, इसके हो जाएगा 2 पाई अपॉन एल डैश। ठीक है, तो देखो ये और ये तीनों किसके इक्वल है, फाई ए फाई बी फाई सी के। तो ये सारी वैल्यू मैं इसके सामने पुट कर देता हूँ, है ना, इसके सामने पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें बराबर है ना एक दूसरे के। देखो फाई ए फाई बी फाई सी किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएंगे। तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, फाई ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई एच, 2 पाई एच डैश। फाई बी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एच के। और इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एल डैश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर से इधर से इधर से, है ना। तो वैल्यू क्या बचेगी अपनी, ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो किसी भी एक को उठा लेते हैं अपन सबसे पहले, है ना, किसी भी एक को उठा लेते हैं। तो ये तो मैं हटा देता हूँ, है ना, सारी वैल्यू सेम ही आएंगे, है ना। तो देखो क्या बचा इधर, ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू क्या है अपना, लेमडा और एच कैप। ठीक है, लेमडा एच कैप। ठीक है, और देखो ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ए वेक्टर और एस वेक्टर। तो जब भी अपना ए वेक्टर और एस वेक्टर था, उनके बीच में कोई सपोज करो ये ए है, अपनी ए भुजा है, और ये एस वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, एल्फा है। ठीक है, तो ए जो अपनी भुजा थी उसके साथ जो भी एंगल बनाते थे अपने जो क्रिस्टल के जो प्लेन थे, वो क्या होते थे, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो मैं सपोज करता हूँ क्या होगा वो, ए एस इसका मोड और कॉस एल्फा, कॉस एल्फा, है ना, लेमडा एच। यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, डॉट प्रोडक्ट की क्या खोल दी, प्रॉपर्टी खोल दी, है ना, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी खोल दी। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो एस वेक्टर था वो मैंने कैलकुलेट किया ही था अभी आपके सामने, क्या किया था, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा किया था ना, साइन थीटा किया था। तो देखो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए की जगह पे, तो मोड ऑफ ए, एस की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। और कोस एल्फा अपना ऑलरेडी है ये, कोस एल्फा अपना ऑलरेडी है ये। और क्या हो जाएगा, लेमडा एच डैश। तो देखो 2 को आगे ले दो और सुंदर लिख दो इसको थोड़ा सा, 2 a sin थीटा कोस एल्फा इक्वल टू लेमडा एच के या एच डैश। ठीक है, ये हो गया अपना एक इक्वेशन, किसके लिए हो गया, ये तो अल्फा वाला हो गया। इसी प्रकार से जो अपनी जो बी भुजाती है उससे भी कोई एंगल बन रहा होगा, क्या बीटा बन रहा होगा। और जो सी भुजाती है उससे क्या बन रहा होगा, अपना एंगल गामा बन रहा होगा। तो तीनों को अपन यहाँ पर कैसे शो कर सकते हैं, देखो इसको तो मैं कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, तो कौन सा अपन को इक्वेशन मिला, एक तो मिला क्या, 2 a, 2 a, क्या लेता हूँ, 2 a sin थीटा कॉस एल्फा इक्वल टू किसके इक्वल होगा, लेमडा एच कैप के या लेमडा एच डैश के। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, ए वाली भुजा के लिए। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली देखो 2b आ जाएगा, 2b साइन थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस बीटा हो जाएगा किसके, लेमडा। अब बी के लिए कौन सा था माना था अपन ने, एच डैश, के डैश और एल डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा के डैश हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, 2c साइन थीटा कॉस गामा इक्वल टू लेमडा एल डैश। तो ये जो तीनों इक्वेशन हमें मिले हैं, ये जो तीनों इक्वेशन हमें क्या है मिले हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लाउएस इक्वेशन। इन तीनों समीकरणों को मिलकर के क्या बोलते हैं हम, लाउएस के समीकरण, है ना, लाउएस इक्वेशन। ठीक है, तो इन सबको मिलकर के हम क्या बोलेंगे, लाउएस इक्वेशन। ठीक है, तो ये सब समीकरण कहलाते हैं उपरोक्त समीकरणों को लाउए के समीकरण कहलाते हैं।
लाउए के समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाउए के समीकरण। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाउए के स्टेटमेंट दीजिए, तो लाउए के स्टेटमेंट क्या रहा है कि भाई साहब जिस प्रकार से आपका एक्स रे डिफ्रैक्शन प्लेन से होता है उसी प्रकार क्या होता है विशेष परमाणुओं से भी होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या लिखनी है आपको, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए, तो इक्वेशन के लिए आपको क्या लेना है, ये पूरी डेरिवेशन करनी है और ये तीनों के तीनों इक्वेशन क्या करने हैं आपको, कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आगे बस समझ में। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, लाउएस इक्वेशन। अब अपना जो नया टॉपिक आता है आपके लिए, जो क्वेश्चन आता है कि भाई साहब आपका जो लाउएस समीकरण थे, लाउएस समीकरण थे उनसे आप ब्रैग डिफ्रैक्शन या फिर ब्रैग इक्वेशन जो अपने किया था ना कैलकुलेट, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, वो वाला जो समीकरण है वो क्या कीजिए यहाँ से कैलकुलेट कीजिए या फिर उसकी व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो इन तीनों समीकरणों के माध्यम से हमें क्या लाना है, ब्रैग के डिफ्रैक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, ये तीनों तो अपने पास है ही है, तो इनको तो अपन क्या लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, एन लैम्डा, ब्रैग इक्वेशन क्या होता है अपना, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये वाला इक्वेशन अपन को क्या करना है, ड्राइव करना है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन अपन को क्या करना है, ड्राइव करना है। और किन की सहायता से करना है अपन को, इन तीनों की सहायता से करना है। ठीक है, तो देखो इसकी बहुत सिंपल सी विधि है। अपन को क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर पहले तो लिखना है कि भाई साहब ये तीनों इक्वेशन कौन से हैं। हम जानते हैं कि लाउए के तीन समीकरण होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, ये वाला होता है पहला तो 2a साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच डैश लैम्डा। ठीक है, तो वहां से मैं क्या निकाल लूंगा, वहां से मैं क्या निकालूंगा, इसमें देखो सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, कॉस अल्फा दे रखा है। इन तीनों, पहले तो इन तीनों समीकरणों को लिखेंगे अपन, है ना। लिखने के बाद अपन को क्या करना है, इनमें ये देखना है कि अपन यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस अल्फा, इसमें क्या दे रखा है, कॉस बीटा, और इसमें क्या दे रखा है, कॉस गामा। ठीक है, और अपन एक इक्वेशन जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, 1, है ना, होता ही है। तो देखो अपन वहां से क्या करेंगे फिर, ये सारे जो कॉस स्क्वायर अल्फा कर देंगे, इसको कॉस बीटा स्क्वायर कर देंगे और कॉस गामा का स्क्वायर कर देंगे, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और किसके इक्वल कर देंगे, 1 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किया है अपन ने, क्या, तो प्रॉपर अपन को लिखना है पहले, और यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से कॉस अल्फा की, तो क्या आई, लैम्डा एच डैश 2a साइन थीटा। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इसी प्रकार से मैंने कॉस बीटा निकाल लिया, लैम्डा के डैश 2b साइन थीटा, और तीसरा निकाल लिया मैंने क्या, कॉस गामा, लैम्डा एल डैश 2c साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले तो क्या है, तीन राशियां दे रखी है अपन को, एच डैश है, के डैश है और एल डैश है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो अपना जो एच डैश है ना, एच डैश, मेरा जो एच डैश है, ये एच डैश है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, मेरा एच के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, एच के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और के है, के डैश है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, के। और एल है, एल डैश है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल के। ठीक है, अब जब मैं यहां पर इनके लिए इस समानुपाती का चिन्ह जो हटाऊंगा, उसको मैं हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है ना, तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच। इसी प्रकार से यहां पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एन के, और इसी प्रकार से यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एल डैश इक्वल टू एन एल, एन एल। ठीक है, क्या आ जाएगा, एन एल। ये सारी वैल्यू अगर मेरे को जहाँ पर एच दिखे, एच डैश दिखेगा, के डैश दिखेगा और एल डैश दिखेगा, तो वहां पर क्या पुट कर दूंगा मैं, ये वाली वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एच डैश के डैश एल डैश पूर्णांक राशि है। यहाँ समतल के लिए मिलर सूचकांक पूर्णांक क्या होते हैं, मिलर सूचकांक तो पूर्णांक ही होते हैं हमेशा ऑलवेज। तो एच डैश के डैश एल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच के एल। यही सारी प्रोसेस, यहाँ पर एच डैश की वैल्यू लिख दी, के डैश की और एल डैश। ठीक है, अब अपना जो समीकरण 1 2 3 आए हैं, इनका क्या कर दो आप, वर्ग करके जोड़ दो, स्क्वायर एंड ऐड। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का ऐड किया। और इसमें देखो तीनों में जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो इसमें कॉमन आ जाएगा क्या, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनका जब वर्ग किया तो, और अंदर क्या बच जाएगा, एच डैश बचा, तो एच डैश की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एन और एच। ठीक है, और एन और एच के जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, पूरा पूरा इसी प्रकार से लिख दिया। इसमें फिर एन भी कॉमन आ गया, तो एन को भी मैंने ले लिया क्या, बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या आया,
h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c²। और अपन को ये भी ध्यान रखना है कि अपन को लाना क्या है, अपन को लाना क्या है, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, है ना। अब देखो इस वाले इक्वेशन में अपन को लैम्डा भी मिल गया और n भी दिख रहा है ना। अब क्या लाना है, d और लाना है, ठीक है। और d की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है, 1 अपॉन क्या होती है, अंडर रूट h² a² क्या होती थी, यही तो होती थी, a² अपॉन b² l² अपॉन c², यही तो थी। तो अगर अपन इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इधर इधर भेज देते हैं नीचे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, डी के, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं यहाँ पर, डी। और सबका क्या हो रहा था, स्क्वायर भी हो रहा था, है ना। ये अंडर रूट में तो आता था, यहाँ अंडर रूट है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट है नहीं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, d² के, यानी कि ये अंडर रूट भी हट जाएगा, ठीक है, d²। तो देखो ये जो वैल्यू आई है ना, n² लैम्डा स्क्वायर अपन 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू d², ठीक है। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। और यही क्या है अपना ब्रैग इक्वेशन है, ब्रैग इक्वेशन है ना। तो देखा हमने लाउवे के जो समीकरण थे उनकी सहायता से हमने क्या कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, ब्रैग समीकरण, ठीक है। आप आराम से इसको कर सकते हैं, कभी कभी 4 नंबर का भी ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना, ठीक है। अब एक अपना नया टॉपिक है, डेवाई और सेरर हैं। डेवाई और सेरर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या की, एक विधि ज्ञात की, क्या, जो अपना क्रिस्टल का जालक है ना, क्रिस्टल जालक, लैटिस कॉन्स्टेंट, लैटिस है, लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए एक विधि बताई डेवाई और सेरर ने, कि भाई साहब आप जो एक्स रे डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो ना, उसमें आप जो क्रिस्टल है ना उसका क्या ले सकते हो, पाउडर भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, पाउडर भी ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है, डेवाई और सेरर की जो विधि है इसमें, इसमें क्या करते हैं हम, जिस क्रिस्टल का हमें, जिस भी क्रिस्टल का हमें क्या निकालना है, लैटिस कांस्टेंट निकालना है, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी निकालनी है, या जो भी अपन को ज्ञात करना है ना, विशेषकर क्या निकालते हैं अपन, डी और ए और साइन थीटा, यही सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं इसमें पूरे में। तो अपन को अगर ए चाहिए या डी चाहिए तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, अपन किसी भी जो भी क्रिस्टल हैं, क्रिस्टलों को क्या बनाओ आप, पाउडर बना दो, है ना, पाउडर, है ना, पाउडर बना दो। और पाउडर बना करके और इस पर क्या डालो, फिर आप एक्सरे डालो, ठीक है। पाउडर पर क्या डालो, एक्सरे। पाउडर को पहले परख नली में भी भरना है ना, टेस्ट ट्यूब में भर के, और उसको क्या डालो, उस पर एक्सरे डालो, ठीक है। और एक्सरे डालने के बाद और आप क्या लगा दो, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दो, क्या लगा दो, फोटोग्राफिक फिल्म लगा दो। और फोटोग्राफिक फिल्म लगाओगे ना आप, तो उस पर क्या मिलेंगे आपको, फिर से वही पैटर्न मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फिर से वही पैटर्न मिलेंगे। और जो पैटर्न मिलेंगे ना, तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन जिसके साथ होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा, है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन कहाँ होगा, जो तल क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, क्रिस्टल ये तल होंगे, यानी कि समांतर तलों से, समांतर तलों से, ठीक है। समांतर तलों से क्या होगा, अपना डिफ्रैक्शन होगा। यानी कि ये जो पूरा पाउडर मैंने भरा है इसमें परख नली में, इसमें जो तल पैरेलल होंगे, जो तल क्या होंगे, समांतर होंगे, उन्हीं से क्या होगा, यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। और यहाँ पर ये क्या बनेगी, एक शंक्वाकार आकृति बनेगी। अपन को जो पार्टिकल्स होंगे वो इस प्रकार से जाएंगे, फैलेंगे इधर उधर उधर, है ना, तो क्या होंगे, एक शंक्वाकार आकृति में जाएंगे। और अपनी जो फिल्म थी ना, गोलाकार ऐसे पट्टी थी, उस फिट पर ये जो पत्ती थी, ये जो पट्टी थी, है ना, इस पट्टी पर क्या बनेंगे, अपन को कुछ आकृतियां मिलेंगी, है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे। और उन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स की सहायता से हम क्या बताएंगे कि भाई साहब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर और इसकी थोड़ी परिभाषाएं देख लेते हैं, है ना। तो जिस क्रिस्टल के लिए जालक नियतांक ज्ञात करना है उसे पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। तो ये जो डेवाई सेरर जो विधि है ये किसके लिए की जाती है, जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए, क्या, ए, ठीक है। जालक नियतांक क्या होता है अपना, ए कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो अगर आपको ए कैलकुलेट करना है तो आप ये वाली विधि भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। अब इस पाउडर को परख नली में भर लेते हैं और इसे ऊर्ध्वाधर रखकर इसके चारों ओर एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाती है। इस परख नली पर निश्चित रंग देने वाली एक्सरे आपतित करवाते हैं और जिससे विवर्तन हो जाता है। वह कण जो समान तल में उपस्थित होते हैं, जो एक ही तल में उपस्थित होते हैं, है ना, उनसे क्या होता है, डिफ्रैक्शन
होता है, और वही किसका पालन करते हैं, ब्रैग नियम का पालन करते हैं। जो एक ही तल में होते हैं ना, वही ब्रैग नियम का पालन करते हैं, ठीक है। और यहाँ विवर्तित एक्सरे शंकु के आकार में फैल जाती हैं, जो मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, यहाँ से जो इस प्रकार से है ना, यहाँ पर अगर मैं एक्सरे डाल रहा था इधर, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से शंकु की आकृति में क्या हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे। और ये किस पर करेंगे, इस प्रकार से फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है। तो अपन अब जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसको मैं क्या करता हूँ, खोलता हूँ, क्या करता हूँ, खोलता हूँ। तो इस प्रकार से उस पर क्या मिलेंगी, मेरे को संरचनाएं मिलेंगी, ठीक है। इस प्रकार से संरचनाएं मिलेंगी। अब मेरा जो सॉलिड एंगल था ना, यहां पर इस प्रकार से आया था ना, ये संरचनाएं मिल रही थी मेरे को, है ना। तो इसका कुछ एंगल होगा, और सॉलिड एंगल अपना कितना होता है, 4 थीटा। यही तो होता है अपना सॉलिड एंगल, 4 थीटा या 4 पाई, है ना। तो देखो नलिका में फोटोग्राफिक प्लेट तक दूरी क्या है, आर है, ठीक है। तो फोटोग्राफिक प्लेट है अपनी, उसकी जो डिस्टेंस क्या ले ली मैंने, आर ले ली, सपोज करो, ठीक है। इसकी रेडियस क्या ले ली, आर ले ली। ये जो अणु थे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे थे इसी उपरक नली से, ठीक है, आर है। और इसकी जो रेडियस है, यहाँ पर ये शंकु बना था, यहाँ पर सर्कल बन रहा होगा, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, एल मान लेता हूँ। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2L, है ना। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ये सॉलिड एंगल ले लिया, इधर उठा लिया यहाँ पर, और ये कितना होता है, 4 थीटा होता है ना। तो देखो पहले तो ये वाली चीजें देख लो, इसका जो रिजल्ट है वो क्या थे, कि नलिका में फोटोग्राफिक प्लेट तक दूरी आर है, और यहाँ विवर्तन कोण कितना है, 2 थीटा, और संकुल कोण कितना है, 4 थीटा, ठीक है। अब देखो जो अपना थीटा है ना, थीटा वो अगर क्या है, 90 से कम है, क्या है, 90 से कम है। ये वाला जो एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री से अगर कम है, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिंग प्राप्त होगी। क्या मिलेगी, एक रिंग मिलेगी, रिंग। जो मेरी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ना, उस पर क्या मिलेगी, मेरे को एक रिंग मिलेगी, सर्कल। शंकु से ऐसे इस प्रकार से गिर रहे होंगे, शंकुआकार आकृति में, है ना। तो इस प्रकार से मेरे को क्या मिल जाएगी, रिंग। और ये कब मिलेगी, जब मेरा थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा केस क्या है, अगर थीटा कितना हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, तो मेरे को क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ये सारी है ना। और अगर मेरा जो थीटा है वो 90 डिग्री से अधिक हो, तो मेरे को क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व मिलेंगे, कर्व मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कर्व मिलेंगे, वक्र मिलेंगे, वक्रीय रेखाएं मिलेंगी, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, केवल मेरे को तो ए चाहिए भाई साहब। और ए के लिए मैं क्या करूंगा, आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो एंगल था ये कितना था, 4 पाई था, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्कल बन रहा था, ये सर्कल था, इसकी जो, अब ये भी एक सर्कल बन रहा होगा, है ना। इस सर्कल की रेडियस थी वो क्या थी, एल थी। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है, अब देखो ये वाला जो एंगल है इसमें, और ये वाला जो एक रेडियस है ना, तो इसको मैं एक बड़े वृत्त की एक चाप मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ, चाप भी मान सकता हूँ, आर्क मान सकता हूँ, है ना, आर्क मान सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, कोण बराबर क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है अपना यहाँ पर, 4 थीटा, 4 थीटा, है ना। और देखो चाप कितनी है यहाँ पर, ये एल थी यहाँ तक, एल, और ये भी क्या हो जाएगी, एल। तो ये हो जाएगी कितनी, 2L। तो क्या लिख दूंगा कि मैं 2L अपॉन, और त्रिज्या क्या है यहाँ पर, आर है, तो त्रिज्या आर हो गई। 2 से 2 गया तो क्या हो जाए, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एल अपॉन 2R, एल अपॉन 2R। तो ये तो हो गया मेरा क्या, थीटा। अब ये जो थीटा की जो वैल्यू है इसको मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, रेडियन में। देखो पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई ना। तो यहाँ पर मैं इसका मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन 2R इंटू 180 अपॉन पाई, है ना। तो 2 से 2 का 90 डिग्री, 90 बार कट जाएगा ये। तो देखो ये कितना आया, 90 डिग्री एल अपॉन आर, पाई आर। ये तो आ गया मेरे को क्या, थीटा। अब ये जो थीटा की वैल्यू है इसको मैं क्या रख दूंगा, ब्रैग डिफ्रेक्शन इक्वेशन में रख दूंगा, है ना। ब्रैग समीकरण में रखूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, यहाँ पर डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी, डी की वैल्यू, और डी के साथ ही मेरे को क्या मिल जाएगा, लैटिस कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू मैंने किस में पुट कर दी, तो एन लैम्डा इक्वल टू क्या था, 2D साइन थीटा, है ना। और मेरे को जो क्या चाहिए था, ए, और ए किस में छुपा होता है, डी में। अगर मैं डी कैलकुलेट करता तो ये भी पता चला सकता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन
एन लैम्डा अपॉन 2 साइन, और थीटा की वैल्यू क्या आई थी अभी अपने पास 90 अपॉन एल अपॉन आर पाई। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यू है मैंने किसकी सहायता से बात कर ली, डिवाइस एरर विधि से। किससे? डिवाई और शेरर विधि, डिवाई और शेरर विधि। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिवाइस एरर विधि क्या है, तो डिवाइस एरर विधि और कुछ नहीं है, जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, किसी क्रिस्टल का क्या ले लेते हैं, पाउडर ले लेते हैं, चूर्ण ले लेते हैं, और उस पर क्या डलवा देते हैं, एक्सरे डलवा देते हैं, और उसी की सहायता से अपन को क्या मिल जाता है, थीटा मिल जाता है, और थीटा की सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, फिर लैटिस कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, चलो ये हो गया अपना एक। अब एक नया टॉपिक लेते हैं अपन, क्या नया टॉपिक है कि भाई साहब आप अब तक जो डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। डिफ्रे तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा, और क्वेश्चन क्या आया होगा कि भाई साहब आप जो डिफ्रैक्शन था इसमें एक्सरे एक्सरे क्यों ले रहे थे, एक्सरे ही क्यों लिया आपने, है ना, एक्सरे ही क्यों लिया आपने, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो अभी इसी बात का जवाब देने के लिए हम क्या करते हैं कि चलो भाई मान लिया, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर क्या डालते हैं, न्यूट्रॉन डालकर देखते हैं, और इनका डिफ्रैक्शन भी प्राप्त करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, जितने भी जो अपने पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले भाई डिफ्रैक्शन के लिए अपन क्या चाहिए होता है, क्या देखो डिफ्रैक्शन के लिए क्या शर्त है अपनी, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। डिफ्रैक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है, लैम्डा होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, लैम्डा, वेवलेंथ होना जरूरी है भाई साहब, है ना। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन से क्या प्राप्त करना है, विवर्तन प्राप्त करना है, तो विवर्तन प्राप्त करना है, और ये जो लैम्डा थी किसकी थी, इंसिडेंट वेव की या इंसिडेंट पार्टिकल की वेवलेंथ। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है, पार्टिकल है, तो पार्टिकल के लिए भी क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए, है ना, वेवलेंथ होनी चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कैसा नेचर रखते हैं, ड्यूअल नेचर रखते हैं, है ना। द्वैत सिद्धांत पढ़ा है हमने कि जो हमारा जो भी अणु है, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनकी कैसी प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति कैसे, कि वो तरंग रूप में भी रह सकते हैं और कणीय प्रकृति भी पाई जाती है ना। उनका जो नेचर होता है कितने टाइप का होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन है, उसका नेचर कैसा होता है, वेव का भी होता है और पार्टिकल का भी होता है। ठीक है, तो अगर उसका वेव है, उसका वेव नेचर है, तो वेव के लिए क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ भी होनी चाहिए, वेवलेंथ भी होनी चाहिए, है ना। तो देखो जितने भी अपने द्रव कण हैं, द्रव्य कण, द्रव्य मतलब मैटर, है ना, मैटर पार्टिकल है, तो जितने भी मैटर पार्टिकल हैं वो अपने साथ, उनके साथ क्या होती है, जैसे भी वो गति करते हैं उनके साथ क्या होती है, एक वेवलेंथ भी होती है, उनके साथ एक तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, एसोसिएट होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, संबंधित होती है। तो जिसकी जो कोई भी कण है, उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, एच अपॉन पी। डी ब्रोगली भाई साहब ने बताया था अपन की बात, डी ब्रोगली संबंध आपने अच्छी तरह से क्वांटम में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लैम्डा इक्वल टू क्या कर लिया, एच अपॉन पी। अब पी क्या है यहाँ पर, मोमेंटम है, तो मोमेंटम को क्या कहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के ई, या ई बोलते हैं इसको क्या, 1/2 mv², है ना। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, एम बी, तो ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आपको p² अपॉन 2mv लिख सकते हो। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2m e अंडर रूट। ठीक है, p आ गया मेरे को। अब मेरे को क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा इक्वल टू क्या था, h, h का यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, और एनर्जी क्या हो जाएगी, 2m e। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन है, तो यहाँ पर जो मास होगा या जो द्रव्यमान होगा वो भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ये सारी जो वैल्यूज है वो मैं क्या कर दूंगा, पुट कर देता हूँ। अब देखो अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, बी बोल्ट से क्या दे देता हूँ, एक्सीलरेट कर देता हूँ। तो उसमें जो एनर्जी क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू क्यू बी या फिर ई वी, है ना। इलेक्ट्रॉन बोल्ट बोलते हैं ना जिसको, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। तो मैंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या दे दिया, वोल्टेज दे दिया, तो उसमें कितनी एनर्जी आ गई, ई वी। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, ईवी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ईवी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 2m e, ये तो मास है, और ई वी, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये किसका आ गया, वेवलेंथ का। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे, v वोल्टेज से क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, h/2m eV। ये आपको याद भी रखना है। जैसे आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी जो लैम्डा है, आपकी जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी भाई साहब, आपकी जो लैम्डा है वो हो जाएगी क्या, अंडर रूट किसके इक्वल हो जाएगी, 150/V। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम किसकी रेंज में आती है, एंगस्ट्रॉम में। इसकी जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, और इसको और भी थोड़ा सा सुंदर लिखना चाहो तो 12.27 या 12.27/√V, ये इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, अब आपको ये जो लैम्डा थी ना, अब अपना तो प्रश्न तो वही था पहले, कि प्रश्न क्या था कि आपने इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों नहीं किया, कहां पर, एक्सरे विवर्तन में, है ना। एक्सरे का यूज क्यों किया, तो बात कहां आ रही थी, वेवलेंथ की बात आ रही थी, है ना। क्यों एक्सरे क्यों यूज किया था अपन ने, क्योंकि जो एक्सरे की जो वेवलेंथ है उसकी जो कोटि है वो क्या होती है, अपने जो क्रिस्टल होते हैं उसके कोटि के, है ना। अपना जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ क्रिस्टल, है ना। भाई बात तो क्रिस्टल की चल रही थी यहाँ पर। तो क्रिस्टल के जो साइज है वो क्या होती है हमारी, एंगस्ट्रम में होती है। कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रम हो सकती है या 2 एंगस्ट्रम हो सकती है, इतनी तो होती है क्रिस्टल की साइज। और अपन को जो डिफ्रैक्शन की जो शर्त थी, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन की जो शर्त थी, विवर्तन की क्या शर्त थी, कि आपकी जो लैम्डा है ना भाई साहब, आपकी जो लैम्डा है उसका ऑर्डर और आपके जो पार्टिकल की साइज है उसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर तो क्या आ गई, 12.27/√V एंगस्ट्रम आ गई भाई साहब। ठीक है, तो वेवलेंथ तो आ गई। चलो अब फिर प्रश्न किया कि भाई साहब चलो आप यहाँ पर ये जो वोल्टेज है 150, यहाँ पर क्या लिख दो, V वोल्टेज है, वो V कितना रख दो, 150 रख दो। क्या रख दो, वोल्टेज की वैल्यू क्या लिख दो, 150 लिख दो। तो जैसे मैं वोल्टेज की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 150 करूंगा, क्या करूंगा, 150। V को हटाकर मैं क्या लिख देता हूँ, 150 लिख देता हूँ, 150। तो देखो अब तो आ गई ना 1 एंगस्ट्रम। अब आप बोलोगे अब तो आ गई ना भाई साहब 1 एंगस्ट्रम, अब तो आ गई लैम्डा 1 एंगस्ट्रम। कब, जब आपने 150 वोल्टेज लगाया और आपने फिर कहा क्या, कि भाई साहब अब तो मैं डिफ्रैक्शन में यूज कर सकता हूँ ना इसको, अब तो मैं इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता हूँ, है ना। तो फिर मेरा क्या जवाब होगा यहाँ पर दोबारा से, कि हाँ आप बेशक इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो लैम्डा है वो क्या आ गई, 1 एंगस्ट्रम तो आ गई, और अपनी जो साइज ऑफ क्रिस्टल है वो भी क्या होती है, 1 एंगस्ट्रम के लगभग होती है। लगभग बात कर रहे हैं अपन, है ना, लगभग होती है। लेकिन फिर से एक इश्यू है, फिर से एक इश्यू क्या होता है, अपने जो क्रिस्टल होते हैं, है ना। ठीक है, और क्रिस्टल पर क्या आपतित करवा दो आप, इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफ्रैक्शन चाहते हो, डिफ्रैक्शन हो रहा है, चलो ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल है ना, ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर अब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है। कैसा है, चार्ज पार्टिकल है। कैसा है, आवेशित कण है, ये तो आवेशित कण है। और भाई साहब ये जो मेरा जो क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल, इसके अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव आयन भी होंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव आयन भी होंगे। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मैंने इन पर गिरा रहा हूँ विवर्तन के लिए, उनको तो ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे इनका, तो है ना, पॉजिटिव चार्ज इनको कैप्चर कर लेगा, है ना। तो अपन को जो डिफ्रैक्शन है वो मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। हाँ ये जरूर है, अगर आप इसको क्या बहुत पतली थिन लो, है ना, बिल्कुल कैसी ले लो, स्लिम थिन, है ना, फिल्म ले लो, इसको फिल्म बोलते हैं ना, FILM, थिन फिल्म ले लो, उसके लिए जरूर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, हम एक्सरे के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है। ठीक है, हाँ इसका आप उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो, आप एक तो इसका उपयोग कर सकते हो क्या, पतली फिल्म के लिए, ठीक है, पतली फिल्म के लिए। ठीक है, और सूक्ष्म जो कण होते हैं अपने, जो बिल्कुल जो बारीक या फिर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, है ना, उनके जो स्ट्रक्चर है उनको जानने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के जो चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसकी जो रेंज होगी ना वो क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी। ठीक है, क्या होगी, बहुत कम होगी। ये कुछ दूरी चल करके क्रिस्टल में थोड़ी दूर जाएंगे,
तो थोड़ी दूर जाकर के क्या कर लेंगे, ये अपना एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वहां से अपन को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा ही नहीं। तो देखो ये कहाँ इसका, ये जो डिफ्रैक्शन है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तनु फिल्म या फिर पतली फिल्म, है ना, और क्रिस्टल की सतह पर। हाँ, आप अगर क्रिस्टल के सतह के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो, है ना, तो सतह सतह के लिए तो ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ तक के लिए तो ठीक है बात है, और सूक्ष्म कणों की संरचना के अध्ययन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके लिए एक बात पता चल गई कि आप इलेक्ट्रॉन का उपयोग क्यों नहीं कर सकते थे एक्सरे डिफ्रैक्शन में, ठीक है। दूसरी बात आती है, ठीक है, दूसरी बात आती है कि चलो भाई आपने इलेक्ट्रॉन के लिए मना कर दिया, ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रॉन की। अब बात किसकी आती है, न्यूट्रॉन विवर्तन की। न्यूट्रॉन विवर्तन, न्यूट्रॉन विवर्तन की। आप जो काम इलेक्ट्रॉन से कर रहे थे, पहले आपने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा, है ना, उससे पहले आपने किसके लिए पढ़ा था, एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो देखो न्यूट्रॉन कैसा होता है अपना, उदासीन कण होता है ना, चार्ज तो होता ही नहीं है उस पर। तो आप उसको वोल्टेज दे करके या फिर अन्य किसी प्रकार से तो उसमें ऊर्जा दे नहीं सकते, ठीक है। वहां पर तो आपने इलेक्ट्रॉन के लिए तो वी वोल्टेज दे दिया था और ईवी एनर्जी आ गई थी, लेकिन ये किसके लिए संभव है, आवेशित कण के लिए, ठीक है। तो आपका जो कण आवेशित ही नहीं है तो उसको आप एनर्जी किस प्रकार से दोगे, एक ही तरीका है, उसको आप क्या कर दो, गर्म दे दो, गर्म कर दो उसको, है ना, गर्म करके दे सकते हैं, है ना, तो हीट देके या तापीय ऊर्जा, तो उसको बोलते हैं अपन थर्मल एनर्जी देकर, थर्मल एनर्जी, है ना। तो आप अपने जो न्यूट्रॉन है उसको एनर्जी किस प्रकार से दे सकते हो, थर्मल एनर्जी द्वारा, है ना, थर्मल एनर्जी के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हो, एसिलरेट कर सकते हो। तो फिर से अपन तो वही क्या करेंगे, जो अपना न्यूट्रॉन है उसके लिए क्या निकालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे। तो देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी फिर अपनी, 1/2 mv, वही पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब यहाँ पर पी की जो वैल्यू क्या आएगी, 2me, लेकिन यहाँ पर जो ई है, यहाँ पर जो ई एनर्जी है वो अब कौन सी एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी, कौन सी, थर्मल एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। और जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है ना ई, वो क्या होती है अपनी, केटी, है ना, केटी तो होती है, ई इक्वल टू केटी, अपन पढ़ रहे थे स्वतंत्रता की कोटियां वगैरह, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं आपने, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई है अपना जो लैम्डा आ रहा था, वहां पर क्या पुट कर दो आप, 1/√2m, और m की जगह पर क्या लिख दो आप, न्यूट्रॉन n, और e की जगह पर क्या लिख दो, के टी। ये क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर दे करके आप उस जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी को क्या कर सकते हो, गतिज ऊर्जा में बदल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे न्यूट्रॉन की ऊर्जा प्राप्त हो गई। यह समीकरण न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करता है। न्यूट्रॉन विवर्तन के लिए तापीय न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तापीय न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके लिए थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। और समान ऊर्जा जो केटी, समान ऊर्जा जो अपनी केटी है ना, केटी एनर्जी है, ये एनर्जी तो है, तो एक जैसी जो एनर्जी के जो न्यूट्रॉन होंगे ना, उनका जो अपन को क्या करना है, प्राप्त क्या करना है, बीम प्राप्त करनी है मेरे को, क्या करनी है, ये न्यूट्रॉन की क्या प्राप्त करनी है मेरे को, बीम प्राप्त करनी है, न्यूट्रॉन बीम, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बीम जो मेरे को प्राप्त करनी है उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी फिल्टर का यूज करना पड़ेगा भाई साहब, एनर्जी फिल्टर का। जबकि आपके पास जो अपने एक्सरे थी उसके लिए आपको कोई भी फिल्टर की जरूरत है नहीं थी, ठीक है। तो अपने जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी फिल्टर की, ठीक है। और यदि अपना जो टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर में कितना रखूँ, 300 केल्विन से 400 केल्विन के बीच रखूँ, है ना, 300 से 400 केल्विन के बीच में रखूं, तो मेरे पास जो न्यूट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ है ना, जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो क्या आ जाएगी भाई साहब, वो आ जाएगी कितने, लगभग लगभग आ जाएगी 1 एंगस्ट्रम, क्या आ जाएगी, 1 एंगस्ट्रम। और इस प्रकार से मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो न्यूट्रॉन उदासीन कण है और इसका प्रकीर्णन नाभिक से होगा, अर्थात इसकी क्रिस्टल में विभेदन क्षमता अधिक होगी, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, इसका जो अधिकतर यूज है, न्यूट्रॉन निकलता कहाँ से, न्यूक्लियस से, है ना, यहीं से तो निकलेगा। और कब निकलेगा, जब आप इसको कितनी एनर्जी दो, 300 से 400 केल्विन, है ना, इतना टेम्परेचर दोगे तो आप क्या हो जाए, ये यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको आप क्या कहाँ दे दो, एनर्जी फिल्टर में भेज दो। एनर्जी फिल्टर में भेजोगे तो इसकी क्या मिल जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो अपन क्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉन बीम मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई,
वो कहाँ से निकला है, नाभिक से निकला है, और नाभिक से निकला है तो इसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना, बहुत ज्यादा होगी। और बहुत ज्यादा होगी तो इसकी जो अपना मेटल है, मेटल का जो सरफेस है उसको पार करने की जो क्षमता होगी, यानी उसको भेदने की जो क्षमता होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी, है ना। तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो जो अपने थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं उनकी जो पेनिट्रेशन पावर वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और इसका जो यूज हुआ है वो कहाँ होता है, अपना जो आयरन है ना, जैसे आयरन लोहा है, तो लोहे की सतह में इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं न्यूट्रॉन, ये जो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन है इनका यूज करूँ, तो मेरा जो सरफेस है, लोहे का जो सरफेस है उसके अंदर के कितने अंदर तक चले जा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर तक। ठीक है, चलो भाई, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर से अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिखाया हुआ है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय बहुक्रिस्टलीय, आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें पढ़ा दी थी। ठीक है, फिर भी एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, क्रिस्टलीय एकक क्रिस्टलीय होते हैं, इसमें एक निश्चित संरचना व निश्चित समिति होती है, और इसमें अणु, परमाणु और आयन दीर्घ प्रास में नियमित व्यवस्थित होते हैं। एग्जाम्पल भी है NaCl, SiO2। ठीक है, अक्रिस्टलीय कौन से होते हैं, जिसमें जो अपने पार्टिकल्स हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, लघु परास में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि रैंडम थोड़ा थोड़ा से व्यवस्थित होते हैं, ज़्यादा व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, और होते हैं फिर बहुक्रिस्टलीय पदार्थ, इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रेन पाए जाते हैं, यानी क्रिस्टलों के बहुत सारे झुंड पाए जाते हैं, और इनको बोलते हैं अपन क्या, पॉलीक्रिस्टलाइन मैटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर, या फिर चैप्टर तो अभी नहीं, अभी तो इसमें एक टॉपिक और रह गया आपका। एक टॉपिक कौन सा रह गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी आपका, एक और रह गया, इसमें रह गया आपका, बोलते हैं उसको क्या, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, व्युत्क्रम जालक। ठीक है, और ये वाली जो आपकी यूनिट है ना, ये 95% तक क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 95 तक कंप्लीट हो चुकी है ना। और मंडे तक अपन क्या कर सकते हैं, अपन नई यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड। इसके बाद इसका एक लेक्चर और आएगा जिसमें आपको रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और इसका रिवीजन कीजिए। ठीक है भाई, चलो।